नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्विज कंपटीशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक मॉडल पेपर, एक मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर प्रस्तुत होता हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ये मॉडल पेपर विद्यार्थियों बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो कला संस्कृति अर्थात जीके से संबंधित है। इसमें इस मॉडल पेपर में विद्यार्थियों लगभग 20 प्रश्न है। लगभग कितने प्रश्न है? 20 से 25 के आसपास है। 20 से 25 के आसपास प्रश्न है। 20 से 25 के आसपास प्रश्न है। जो प्रश्न पिछले एग्जामों में, कई एग्जामों में आ चुके हैं या आगे भी आते रहेंगे, उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए विद्यार्थियों, जो हमारी मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही थी उसकी शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, कुछ दिनों से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया था। लेकिन विद्यार्थियों, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो ये एक मॉडल पेपर मैं खुद तैयार करके लाया हूँ विद्यार्थियों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से विद्यार्थियों जिस तरीके से अभी तक हम मॉडल पेपर को तैयार करते आए हैं, ठीक उसी तरीके से इस मॉडल पेपर को भी हम तैयार करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, देखिए पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों। एक प्रश्न हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों? एक प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। एक प्रश्न होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों के बारे में समझते हैं कि जो प्रश्न हमसे पूछा है उसका उत्तर क्या है, उसके अलावा जो ऑप्शन है उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो उसी श्रेणी को, उसी क्रम में, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ाते हुए चलिए इस टेस्ट सीरीज को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? निर्जला एकादशी मनाई जाती है, हमसे ये पूछा है, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है हमें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन 2 दे रखा है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। मैं चारों का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि किस तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, किस तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए निर्जला एकादशी, सबसे पहले जानिए निर्जला एकादशी होती क्या है? ये एक व्रत होता है विद्यार्थियों। ये क्या होता है? एक व्रत होता है जो बिना जल के किया जाता है, जो सुबह से रात तक बिना जल के किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्जला एकादशी। यदि इसको आपको याद करना है, निर्जला एकादशी वाले व्रत को आपको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? निर मतलब क्या होता है? बिना, और जल मतलब पानी। तो बिना पानी के जो व्रत किया जाता है वो कब किया जाएगा विद्यार्थियों? जब हमारे शरीर को पानी की सर्वाधिक जरूरत होगी तब व्रत किया जाएगा। तो इसमें से आप देखिए कि हमारे शरीर को पानी की सर्वाधिक जरूरत कब होती है? क्या ज्येष्ठ में होती है? क्या आषाढ़ में होती है? क्या भादों में होती है? क्या कार्तिक में होती है? कब होती है विद्यार्थियों? ज्येष्ठ में होती है, क्योंकि सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक क्या पड़ती है विद्यार्थियों? गर्मी पड़ती है। तो ज्येष्ठ में हमारे शरीर को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है, उसी टाइम ये व्रत किया जाता है। तो अर्थात इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। 4 एकादशी आती हैं। कितनी एकादशी आती हैं? 4 एकादशी आती हैं। मैं चारों के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं क्या करूंगा? चारों के बारे में समझाऊंगा। लेकिन पहले इसको समझिए, निर्जला एकादशी अर्थात बिना जल के जो व्रत रहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? निर्जला एकादशी। तो बिना जल के व्रत कब रखा जाएगा? जब हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता सर्वाधिक होगी। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। ये चारों में आप देखिए शुक्ल पक्ष सेम है। चारों में क्या है विद्यार्थियों? शुक्ल पक्ष सेम है। यदि आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कन्फ्यूजन होती है तो ये मैंने एक वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है कि कैसे शुक्ल पक्ष को याद करें, कैसे शुक्ल पक्ष को याद करें। महीनों में आपको दिक्कत आती है कि महीने कैसे याद करें सर, तो महीनों का भी मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है कि किस तरह याद करें। हमारी प्ले लिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़, देखिए विद्यार्थियों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी और भादों शुक्ल एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी, 4
चार ऑप्शन है, चारों के बारे में समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है विद्यार्थियों देवसैनी 11। क्या मनाई जाती है? देवसैनी 11। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाती है विद्यार्थियों? देवसैनी 11 मनाई जाती है। इस दिन क्या होते हैं? देवता सोते हैं। इस दिन क्या होते हैं? हिंदू धर्म में आप जानते हो कि देवता सो जाते हैं, उसके बाद शादी विवाह नहीं करते हैं। तो देवसैनी 11 कब आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। देवसैनी 11 कब आती है विद्यार्थियों? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है, उसके बाद भादो महीना दे रखा है हमें, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी में क्या होता है विद्यार्थियों? जल जूलनी 11 आती है। क्या होता है? जल जूलनी 11 आती है। जल जूलनी एकादशी कब आती है विद्यार्थियों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या होता है? देवउठनी 11 आती है। देवउठनी 11। देखिए विद्यार्थियों, 4 11 हैं, 4 11 हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। कितनी 11 हैं विद्यार्थियों? 4 11 हैं। चारों आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। चारों आपके सामने किस पर लिखी हुई विद्यार्थियों? बोर्ड पर लिखी हुई हैं। देखिए, एक ही बोर्ड पे आप चारों 11 को समझ लो। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, हमारे शरीर को किसकी जरूरत होती है? पानी की। तो क्या मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को? निर्जला एकादशी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है विद्यार्थियों? निर्जला एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? देवसैनी 11। मतलब अर्थात इस दिन क्या होते हैं? हमारे देवता जो है वो सोते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी 11 मनाई जाती है। बाद शुक्ल एकादशी में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी में जल जूलनी 11 मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है विद्यार्थियों? जल जूलनी 11। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी 11 मनाई जाती है। इस दिन हमारे देवता उठते हैं। तो ये थी 4 प्रमुख 11 जिनमें से एग्जामिनर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। चारों को मैंने आपके समक्ष एक बोर्ड पर लिख दिया, चारों को एक बोर्ड पर लिख दिया। एक बार में आप इसको देख लीजिए और एक बार में याद कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हमारे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, झालरापाटन झालावाड़, कोलायत बीकानेर, पुष्कर अजमेर और गोगामेड़ी हनुमानगढ़। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? देखिए विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला झालरापाटन कहाँ है विद्यार्थियों? झालावाड़ में। झालरापाटन कहाँ है विद्यार्थियों? झालावाड़ में। कोलायत कहाँ है विद्यार्थियों? बीकानेर में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। और पुष्कर कहाँ है विद्यार्थियों? अजमेर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। और गोगामेड़ी कहाँ है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी कहाँ है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। देखिए, 4 ऑप्शन है, चारों को मैं आपको समझा दूंगा कि चारों में, ये चारों स्थानों पर किस किस का मेला लगता है, किस किस का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है विद्यार्थियों कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि का कहाँ लगता है विद्यार्थियों? कोलायत बीकानेर में। झालरापाटन झालावाड़ में लगता है साथियों चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? झालरापाटन झालावाड़ में। और कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। पुष्कर अजमेर में रंगीला मेला लगता है। पुष्कर अजमेर में क्या लगता है विद्यार्थियों? रंगीला मेला। पुष्कर अजमेर में क्या लगता है? रंगीला मेला लगता है विद्यार्थियों। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में विद्यार्थियों गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। देखिए विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन, चारों को आप अच्छे से समझ लो। झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला लगता है, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है, और पुष्कर अजमेर में रंगीला मेला लगता है, और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में किसका लगता है? गोगा जी का मेला लगता है। देखिए विद्यार्थियों, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। लेकिन मेला कहाँ लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? देखिए विद्यार्थियों, चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया?
ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1540 में, 1576 में, 1585 में, 1597 में। 4 सन है, मतलब 4 ऑप्शन है और चारों का कंसेप्ट महाराणा प्रताप से संबंधित है। देखिए थोड़ा सा महाराणा प्रताप को मैं आपको समझाता हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है विद्यार्थियों? कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आंख बोलते हैं। कटारगढ़ में क्या है विद्यार्थियों? कटारगढ़ में बादल महल है। बादल महल में जूनी कचहरी है। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को रविवार के दिन। तो देखिए विद्यार्थियों, हमसे पूछा है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? हमें ऑप्शन दिया है 1540। तो देखिए 1540 को क्या हुआ? 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ होता है विद्यार्थियों? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। और पूछे कहाँ होता है? तो जूनी कचहरी में होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में, जूनी कचहरी में, या जूनी कचहरी की जगह अगर आपसे कटारगढ़ पूछे तो कटारगढ़ भी सही है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ उसके अंदर आता है। कटारगढ़ में बादल महल है, बादल महल में जूनी कचहरी है। इसमें क्या होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब होता है? 1540 को, 9 मई। कब होता है विद्यार्थियों? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। चलिए विद्यार्थियों, अगला ऑप्शन दे रखा है हमें 1576। 1576 में विद्यार्थियों हल्दी घाटी का युद्ध होता है। क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में क्या होता है विद्यार्थियों? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो महाराणा प्रताप होते हैं एक तरफ कौन होते हैं? प्रताप। और सामने से कौन होता है? अकबर। सामने से कौन होता है विद्यार्थियों? अकबर। एक तरफ महाराणा प्रताप होते हैं और सामने से कौन होता है? अकबर। ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। 1585 दे रखा है। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया विद्यार्थियों? चावंड को। तो इसका उत्तर क्या है? 1585। और दे रखा है 1597 में, इस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। 1597 में क्या हुआ? महाराणा प्रताप की मृत्यु। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु। देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन है, चारों का कंसेप्ट एक बार में आप समझिए। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? हमसे प्रश्न पूछा है। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। और उसके अलावा 1585 में महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, देहांत हो जाता है। तो ये था कुछ सन। ये क्या है? सन जो महाराणा प्रताप से संबंधित है। किसी न किसी सन से कई बार एग्जामिनर कोई ना कोई प्रश्न पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा। तो इन सनों को आप अच्छे से एक बार देख लेना। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 32 खंभों की छतरी किसकी याद में बनाई गई? देखिए विद्यार्थियों, 32 खंभों की छतरी किसकी याद में बनाई गई? किसने बनाई ये नहीं पूछा हमसे, किसकी याद में बनाई गई ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि 32 खंभों की छतरी है कहाँ। तो विद्यार्थियों 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ है विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी कहाँ है विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग में है। और किसकी याद में बनवाई गई? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जयत्र सिंह, खेम सिंह, हमीरदेव चौहान और इनमें से कोई नहीं। 32 खंभों की छतरी किसकी याद में बनवाई गई? जयत्र सिंह, खेम सिंह, हमीरदेव चौहान और इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यार्थियों, 32 खंभों की छतरी जयत्र सिंह की याद में बनवाई गई। 32 खंभों की छतरी किसके याद में बनवाई गई? जयत्र सिंह की याद में बनवाई गई। बनवाई किसने? बनवाई हमीरदेव चौहान ने। बनवाई किसने विद्यार्थियों? हमीरदेव चौहान ने। और किस लिए बनवाई? 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में बनवाई। जयत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभे की छतरी का निर्माण करवाया। इस छतरी को विद्यार्थियों 32 खंभे की छतरी को न्याय की छतरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। 32 खंभे की छतरी की जगह न्याय की छतरी कौन सी है ये पूछे, जब भी 32 खंभों वाली छतरी रणथंभौर दुर्ग में। बनवाई किसने? हमीरदेव चौहान ने। किसकी याद में? जयत्र सिंह, अपने पिता हैं। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में, अपने पिता जयत्र सिंह की याद में 32 वर्ष के शासन, जयत्र सिंह ने रणथंभौर दुर्ग पर 32 वर्ष शासन किया था। तो 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में 32 खंभे की छतरी का निर्माण करवाया, जिसको न्याय की छतरी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? न्याय की छतरी। इसमें हमीरदेव चौहान,
इसमें क्या करते थे, अमीरदेव चौहान आम जनता है उनके समस्याओं का समाधान करते थे। तो अगला प्रश्न विद्यार्थियों हमारे, चेतावनी रथ चुंगटिया किस क्रांतिकारी ने लिखा? चेतावनी रथ चुंगटिया किस क्रांतिकारी ने लिखा? देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है हमें प्रताप सिंह बारठ ने, ऑप्शन 2 दे रखा है केसरी सिंह बारठ ने, ऑप्शन 3 दे रखा है अर्जुन लाल सेठी ने, और ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चेतावनी रथ चुंगटिया किस क्रांतिकारी ने लिखा? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यार्थियों चेतावनी रथ चुंगटिया क्या है? मेवाड़ महाराणा है फतेह सिंह नाम है उनका। क्या नाम है? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। कहाँ जा रहे थे विद्यार्थी? दिल्ली। दिल्ली में लॉर्ड कर्जन का दरबार लगा था। किसका लगा था? लॉर्ड कर्जन। दिल्ली में लॉर्ड कर्जन का दरबार लगा था। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह कहाँ जा रहे थे? उस दरबार में शामिल होने जा रहे थे। लेकिन केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रथ चुंगटिया, केसरी सिंह बारठ ने क्या? चेतावनी रथ चुंगटिया ये कुछ पंक्तियां लिखकर किसको सौंप दी? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को सौंप दी। ये चेतावनी रथ चुंगटिया में लिखा कि आप एक ऐसे वंश से हो जिसमें किसी ने भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, जो हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए जिए हैं। उस वंश के आप होकर और आप कहाँ जा रहे हो? किसी और के दरबार में जा रहे हो, संधि करने जा रहे हो, किसी और के दरबार में प्रस्तुत होने जा रहे हो। तो किसने? केसरी सिंह बारठ ने। किसने विद्यार्थियों? केसरी सिंह बारठ ने। तो चेतावनी रथ चुंगटिया किस क्रांतिकारी ने लिखा? केसरी सिंह बारठ ने लिखा। और किसके लिए लिखा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह कहाँ जा रहे थे? लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जा रहे थे। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जा रहे थे, अधीनता स्वीकार करने जा रहे थे। तो किसने लिखा? केसरी सिंह बारठ ने। चेतावनी रथ चुंगटिया नाम है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हमारे। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में एकीकरण में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देखिए विद्यार्थियों ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे इस बार हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, अगली बार हो सकता है हमसे ये पूछे सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, या ये पूछे सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, या ये पूछे कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, या ये पूछे कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो हमारे सामने जो चार ऑप्शन है, उन चारों से संबंधित मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन 1 दे रखा है हमें मेवाड़, ऑप्शन 2 दे रखा है हमें सायपुरा, ऑप्शन 3 दे रखा है हमें जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है हमें झालावाड़। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी ये पूछा है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देखिए विद्यार्थियों मेवाड़ जो है ना, मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन रियासत है। मेवाड़ क्या है विद्यार्थियों? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। मेवाड़ क्या है? प्राचीन रियासत। ठीक है विद्यार्थियों, मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है। सायपुरा रियासत विद्यार्थियों सबसे छोटी रियासत है। सायपुरा रियासत क्या है? सबसे छोटी रियासत है। ठीक है विद्यार्थियों, जोधपुरा रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। देखिए विद्यार्थियों कई बार हम इसमें इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि सबसे बड़ी रियासत हम मेवाड़ को समझते हैं। मेवाड़ वंश सबसे बड़ा रहा है, मेवाड़ पे वंश सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि गोयल वंश था मेवाड़ से संबंधित, तो सर्वाधिक गोयलों का ही उस पर अधिकार रहा है। लेकिन जो जोधपुर रियासत है उसमें जोधपुर है, पाली है, उसके अलावा नागौर है उसके क्षेत्र, उसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, ये सब जोधपुर रियासत के अधीन हो गए थे। ये सब किसके अधीन थे? जोधपुर रियासत के अधीन थे। तो इसलिए राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। क्षेत्रफल के अनुसार ये विद्यार्थियों सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर है। और सबसे प्राचीन पूछे तो मेवाड़ है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है विद्यार्थियों। झालावाड़ क्या है? सबसे नवीन रियासत है। देखिए सबसे नवीन पूछे तो झालावाड़, सबसे प्राचीन पूछे तो मेवाड़, सबसे छोटी पूछे तो सायपुरा, और सबसे बड़ी पूछे तो जोधपुर। तो ये 4 रियासतें थी जिनसे अक्सर प्रश्न आते हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, नवीन, प्राचीन। तो ये आपके सामने मैंने कंसेप्ट समझा दिया।
चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिजोलिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिजोलिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन था राजस्थान का। तो उससे संबंधित हमसे एक प्रश्न पूछा है कि बिजोलिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन हमें दिए हैं राणा सांगा, अशोक परमार, गोविंद दास और कृष्ण सिंह। ऑप्शन हमें दिए राणा सांगा, अशोक परमार, गोविंद दास और कृष्ण सिंह। देखिए विद्यार्थियों, खानवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था विद्यार्थियों? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर प्रदान की थी। तो बिजोलिया की जागीर किसने दी थी? राणा सांगा ने। लेकिन किसको दी थी? अशोक परमार को। तो स्थापना कौन करेगा विद्यार्थियों? अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना कौन करेगा विद्यार्थियों? अशोक परमार। क्योंकि राणा सांगा ने बिजोलिया की जागीर किसको दे दी थी? अशोक परमार को दे दी थी। अशोक परमार ने बिजोलिया की स्थापना की थी। अशोक परमार ने क्या किया था? बिजोलिया की स्थापना की थी। और राणा सांगा ने इनको ये दान में दी थी। क्यों दान में दी थी? क्योंकि खानवा के युद्ध में अशोक परमार के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। पूरी सेना अशोक परमार की राणा सांगा के साथ थी। तो इसलिए अशोक परमार से खुश होकर राणा सांगा ने उसको बिजोलिया की जागीर दी थी। चलिए विद्यार्थियों, तो ये इसमें दे रखा है गोविंद दास। जब बिजोलिया किसान आंदोलन होता है तो गोविंद दास का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ते हैं कि जब ये यहाँ के ठिकानेदार थे बिजोलिया के, तो किसी भी किसान के मन में कोई उत्पीड़न नहीं थी, कोई किसान किसी से संघर्ष नहीं कर रहा था, सब सुखी थे, सब खुश थे। लेकिन गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं कृष्ण सिंह। उसके बाद कौन आते हैं विद्यार्थियों? कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने मात्र 2 वर्ष में ही किसानों पर इतने कर लगाए थे जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो बिजोलिया किसान आंदोलन ये कृष्ण सिंह की वजह से ही हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कृष्ण सिंह संबंधित है बिजोलिया से, गोविंद दास भी बिजोलिया से संबंधित है और अशोक परमार ने तो बिजोलिया की स्थापना की। बाकी राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर प्रदान की। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? राजस्थान का मध्य गांव। देखिए मध्य गांव का अर्थात होता है कि राजस्थान के सेंटर में कौन सा गांव आता है। देखिए हम देखते हैं राजस्थान का मध्य गांव। मध्य गांव अर्थात यहाँ होना चाहिए। मध्य गांव कहाँ होना चाहिए विद्यार्थियों? यहाँ होना चाहिए। तो राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, हमसे ये पूछा है। ऑप्शन हमें दिए हैं, देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन हमें दिए हैं गगराना, लापुलाई, पुष्कर। गगराना, लापुलाई, पुष्कर। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ 2 चीजें होती हैं। हमसे पूछा है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। सामान्य रूप से देखें मध्य गांव तो कौन सा है? लापुलाई है। कौन सा है विद्यार्थियों? लापुलाई। तो राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? लापुलाई है। राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है विद्यार्थियों? लापुलाई है। जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर क्या है? लापुलाई है। लेकिन जो सैटेलाइट सर्वे हुआ है, लेकिन क्या हुआ है विद्यार्थियों? सैटेलाइट सर्वे हुआ है, उसके अनुसार गगराना है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार क्या है विद्यार्थियों? गगराना है। तो आप लिख सकते हो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना। देखिए विद्यार्थियों राजस्थान का मध्य गांव लापुलाई है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना है। दोनों ही लापुलाई और गगराना दोनों ही नागौर में पड़ते हैं विद्यार्थियों। लापुलाई कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। और गगराना कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। तो राजस्थान का मध्य गांव क्या है? लापुलाई। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? गगराना है। और दोनों कहाँ पड़ते हैं? नागौर में पड़ते हैं। इस मध्य गांव की जगह या नाम आ सकता है मिड विलेज। क्या नाम आ सकता है? मिड विलेज। मध्य गांव की जगह क्या नाम आ सकता है विद्यार्थियों? मिड विलेज आ सकता है। राजस्थान का मध्य गांव लापुलाई है और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्य गांव कौन सा है? गगराना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हाँ अगला प्रश्न हमारा, रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया था? रेड क्लिफ क्या है विद्यार्थियों? हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान और पाक से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। देखिए विद्यार्थियों ये हमारा राजस्थान है। रेड क्लिफ सीमा है विद्यार्थियों। ये रेड क्लिफ सीमा का क्या कौन सी है? ये देखिए थोड़ा सा आपको इसको क्लियरली समझाओ। ये हमारे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है। ये हमारे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है जो श्रीगंगानगर से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? श्रीगंगानगर से। और अगर बाड़मेर तक जाता है तो वो रेड क्लिफ है। बाड़मेर तक जाता है तो क्या है? रेड क्लिफ। देखिए विद्यार्थियों इसकी रेड क्लिफ की लंबाई कभी कभी पूछता है तो 1070 किलोमीटर है। क्या है? कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। रेड क्लिफ क्यों बोलते हैं विद्यार्थियों? क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, जो श्रीगंगानगर और बाड़मेर तक जाती है। श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक जाती है। श्रीगंगानगर का एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं हिंदूमल। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? हिंदूमल कोट। श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के बकासर, बाड़मेर के विद्यार्थियों बकासर तक जाती है। बाड़मेर के बकासर से तक जाती है। बकासर और सायगढ़ दोनों नाम आते हैं, लेकिन नवीनतम बकासर है। तो बाड़मेर के बकासर तक जाती है। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाड़मेर के बकासर तक रेडक्लिफ जाती है, जिसकी लंबाई कितनी 1070 किलोमीटर है। 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर यहाँ क्या है? बीकानेर है, और यहाँ जैसलमेर है और बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले आते हैं। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बकासर बाड़मेर तक जाती है। और इधर क्या है? पाक है। इधर क्या है? पाकिस्तान है। इधर क्या है विद्यार्थियों? पाकिस्तान। इसका निर्धारण कब किया गया? देखिए विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ विद्यार्थियों? भारत पाक का विभाजन हुआ। और 16 अगस्त को बैठक में समीक्षा की गई सीमाओं की। 16 अगस्त को क्या हुआ? बैठक हुई। और 17 अगस्त को निर्धारण हुआ। 17 अगस्त को क्या हुआ? निर्धारण हुआ। किसका? रेडक्लिफ का। तो रेडक्लिफ का निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 15 अगस्त 1947 देता है, लेकिन ये गलत है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत पाक विभाजन हुआ था। हाँ, भारत पाक विभाजन पूछा जाए तो 15 अगस्त 1947 है, लेकिन रेडक्लिफ का निर्धारण पूछा जाए तो 17 अगस्त 1947 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये दे रखा हमें, अगली डेट दे रखी है उसने 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। एकीकरण पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान संपूर्ण बन गया था। और 18 मार्च 1948 हमारा राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। पहला चरण मत्स्य संघ हुआ था। 18 मार्च 1948 को कौन सा चरण हुआ था विद्यार्थियों? मत्स्य संघ हुआ था। चलिए, ये प्रश्न से संबंधित कंसेप्ट। चौहानों को किसने ब्राह्मण बताया है? चौहानों को किसने ब्राह्मण बताया? देखिए विद्यार्थियों, जब हम राजवंश पढ़ते हैं, राजवंश में यदि हम चौहान वंश को पढ़ते हैं, राजवंश में चौहान को पढ़ते हैं, तो चौहानों की हम सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ते हैं कि चौहान आए कहाँ से हैं। तो कुछ महर्षि हैं, कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ वाक्य, कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो उसी तथ्यों से हमसे ये प्रश्न पूछा है कि चौहानों को किसने ब्राह्मण बताया है, यानी चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ये किस इतिहासकार ने कहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं उसने। ऑप्शन 1 चंद्रवर्दी ने, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ऑप्शन 3 दे रखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, और ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चौहानों को किसने ब्राह्मण बताया है? चौहानों को किसने ब्राह्मण बताया है? पहले पढ़ते हैं हम चंद्रवर्दी। चंद्रवर्दी ने चौहानों को क्या कहा है? देखिए, चंद्रवर्दी जो है उन्होंने चौहानों को अग्निवंशीय बताया है। क्या बताया विद्यार्थियों? अग्निवंशीय, अर्थात ये अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। चंद्रवर्दी के अनुसार गुरु वशिष्ठ जो थे वो आबू पर्वत पर हवन कर रहे थे। उस अग्नि की प्रज्वलता से 4 जातियाँ, प्रमुख जातियाँ, 4 जो वंश हैं उनका उद्भव होता है, जिनमें एक चौहान भी होते हैं। ये चंद्रवर्दी के अनुसार था, जो आबू पर्वत पर हवन कर रहे थे। तो चंद्रवर्दी ने क्या बताया? चौहानों को अग्निवंशीय। ठीक है विद्यार्थियों, चंद्रवर्दी ने क्या बताया? अग्निवंशीय बताया। बिजोलिया शिलालेख, अगला दे रखा है हमें बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विद्यार्थी चौहान क्या है? ब्राह्मण है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या है विद्यार्थियों? चौहान ब्राह्मण है। और चौहानों को क्या बताया इसमें? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, चंद्रवर्दी के अनुसार अग्निवंशीय बताया है और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। अर्थात ब्राह्मण किस में बताया है? बिजोलिया शिलालेख में। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो चौहानों को विदेशी बताया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या बताया है? चौहानों को विदेशी बताया है। देखिए, बिजोलिया शिलालेख का डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो भी समर्थन करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन
अब्राहम ग्रियर्सन कहता है कि चौहान तो विदेशी हैं। फिर बाद में डॉक्टर हीरा शंकर ओझा आते हैं हमारे, वो बताते हैं कि चौहान भैया विदेशी नहीं है, चौहान तो हमारे स्वदेशी हैं, चौहान क्या है, स्वदेशी हैं। तो ये इतिहास का कंसेप्ट है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया, ब्राह्मण बताया है, जबकि चंद्रवर्दई ने अग्निवंशीय बताया है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने विदेशी बताया है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या बताया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। ठीक है विद्यार्थियों, ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? देखिए विद्यार्थियों, यहाँ दो कंसेप्ट हैं, यहाँ दोनों में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और एक है ताम्रयुगीन सभ्यता। हमें ऑप्शन दे रखे हैं आहड़, गिलुंड, कालीबंगा, गणेशवर, अर्थात ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इनमें से कौन सी है? आहड़, गिलुंड, कालीबंगा, गणेशवर। देखिए विद्यार्थियों, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहाँ है विद्यार्थियों? उदयपुर में। ठीक है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता कहाँ है विद्यार्थियों? राजसमंद में। और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। और गणेशवर सीकर में। गणेशवर सभ्यता कहाँ है? सीकर में। नीम का थाना सीकर में। देखिए हमें कहा है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो विद्यार्थियों गणेशवर है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्या है? गणेशवर है, क्योंकि यहाँ भट्टी प्राप्त हुई है जो तांबे को गलाने के काम में आती थी। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्या है? गणेशवर है। और एक भट्टी यानी कई भट्टियां प्राप्त हुई हैं, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या है? गणेशवर है। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता आहड़ है। दोनों प्रश्नों में अंतर है। ताम्रयुगीन सभ्यता आपसे पूछे, ताम्रयुगीन सभ्यता आपसे पूछे तो कौन सी है विद्यार्थियों? आहड़। तो कौन सी है? आहड़। लेकिन जननी पूछे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेशवर है। समझ में आया? जननी पूछे तो गणेशवर है और ताम्रयुगीन सभ्यता पूछे तो आहड़ है। तांबे के सर्वाधिक उपकरण किसमें मिले? आहड़ में। लेकिन तांबे का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ? गणेशवर में। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्या है? गणेशवर। लेकिन उसके उपकरण कहाँ मिले? आहड़ में। तो ये तो ताम्रयुगीन सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, जबकि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, गणेशवर सभ्यता। समझ में आया आपके? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका उत्तर गणेशवर सभ्यता। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? हमें ऑप्शन दिए, गलताजी जयपुर में है, कतरियासर बीकानेर में है, खेड़ापा जोधपुर में है और नरैना जयपुर में है। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है विद्यार्थी? देखिए हमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है गलताजी जयपुर, ऑप्शन 2 दिया है कतरियासर बीकानेर, ऑप्शन 3 दिया है खेड़ापा जोधपुर, ऑप्शन 4 दिया नरैना जयपुर। 4 ऑप्शन, चारों से कंसेप्ट हम समझेंगे। 4 ऑप्शन, चारों से संबंधित कंसेप्ट हम समझेंगे। देखिए गलताजी जयपुर, गलताजी जयपुर में किसकी पीठ है? गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। किसकी है विद्यार्थियों? रामानंदी संप्रदाय की। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है विद्यार्थियों? गलताजी जयपुर में है। किसने स्थापित की? किसने स्थापित की? तो कृष्णदास पेयारी ने। कृष्णदास पेयारी ने। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलताजी जयपुर में है। गलताजी जयपुर को उत्तरी तोतारदी बोलते हैं और मंकी वैली बोलते हैं। मंकी वैली अर्थात होता है बंदरों की घाटी। तो मंकी वैली किसको बोलते हैं? गलताजी जयपुर को। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और कृष्णदास जी पेयारी ने स्थापित की। और कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है विद्यार्थियों? कतरियासर बीकानेर में। खेड़ापा जोधपुर में रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है विद्यार्थियों। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है? राजस्थान में 4 हैं, जिनमें से एक कहाँ है? खेड़ापा जोधपुर में। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है। खेड़ापा जोधपुर में एक पीठ है जिनमें से, और नरैना जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो दादू संप्रदाय की प्रमुख पूछे आपसे तो नरैना जयपुर में, खेड़ापा जोधपुर में रामस्नेही संप्रदाय की, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की, और गलताजी जयपुर में किसकी है? रामानंदी संप्रदाय की। तो हमसे क्या पूछा है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर में। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ विद्यार्थियों? गलताजी जयपुर में। देखिए रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठें हैं।
रामानंदी संप्रदाय की कितनी पीठ हैं? 2 पीठ हैं राजस्थान में। एक कहाँ है? गलता जी जयपुर में, जो किसने? कृष्णदास जी पेयारी ने स्थापित की। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ है। कई बार रामानंदी संप्रदाय से प्रश्न आता है, तो मैं आपको दोनों पीठें एक बार अब उसकी समझा देता हूँ। एक पीठ कहाँ है विद्यार्थियों? गलता जी जयपुर में है। एक पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर। एक पीठ कहाँ विद्यार्थियों? गलता जी जयपुर में है। एक पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में है। किसने स्थापित की? किसने स्थापित की? तो हमने अभी देखा कृष्णदास जी पेयारी ने। कृष्णदास पेयारी। पेयारी का मतलब होता है ये सिर्फ दूध पीते हैं। पेयारी का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते। तो गलता जी की ये प्रमुख पीठ है। गलता जी की एक प्रमुख पीठ है। एक और गलता जी की पीठ है, एक और पीठ है गलता जी की। कहाँ है विद्यार्थियों? रेवासा शिखर में है। कहाँ है? रेवासा शिखर। रेवासा शिखर में। कहाँ है विद्यार्थियों? रेवासा शिखर में। और ये किसने स्थापित की? ये की थी विद्यार्थियों अग्रदास जी ने। ठीक है, आपको समझ में आया? रामानंदी संप्रदाय, ये कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। देखिए रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठ हैं। एक गलता जी जयपुर में जो कृष्णदास जी पेयारी के द्वारा स्थापित की गई, और एक रेवासा सीकर में जो अग्रदास जी के द्वारा स्थापित की गई। तो ये था रामानंदी संप्रदाय से महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इस बार रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ हमसे गलता जी जयपुर वाली पूछ ली हो सकता है, अगली बार वो गलता जी जयपुर वाली को ऑप्शन में ना दे, और किसको ऑप्शन में दे? रेवासा सीकर वाली को। तो आप इसके लिए तैयार रहना। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारे अगला प्रश्न है हमारा, महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? महावीर जी का मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? देखिए महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हमें करौली में, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर में, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई माधोपुर में। देखिए महावीर जी का मेला चैत्र माह में लगता है। कौन से माह में लगता है विद्यार्थियों? चैत्र माह में। और कहाँ लगता है? करौली में। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? करौली में लगता है। तो महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। कब लगता है? चैत्र माह में। अलवर में क्या लगता है? अलवर में लगता है विद्यार्थियों भरथरी का मेला। भरथरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। भरथरी का मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? अलवर में लगता है। और सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। तो ये एक प्रश्न उससे संबंधित कंसेप्ट। देखिए महावीर जी का मेला करौली में लगता है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। इसके अलावा करौली में कैला देवी माता का मेला भी लगता है। करौली में किसका लगता है? कैला देवी का। कैला देवी माता। कैला देवी माता का मेला भी कहाँ लगता है? करौली में। और महावीर जी का मेला भी कहाँ लगता है? करौली में। अलवर में भरथरी जी का मेला लगता है, जबकि सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ भी मेला लगता है। चलिए विद्यार्थियों देखिए अगला प्रश्न हमारा राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कोड़ा गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव, बोरकुंडा गांव। कोड़ा गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव या बोरकुंडा गांव। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। देखिए ये राजस्थान है हमारा। ये क्या है? राजस्थान है। इसका हमसे क्या पूछा है? दक्षिणतम बिंदु। क्या पूछा है? दक्षिणतम बिंदु। ये क्या है? उत्तर है। और ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पूरब। और ये क्या है? पश्चिम है। तो क्या पूछा है? दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम जिला पूछे तो कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, दक्षिणतम जिला पूछे तो बांसवाड़ा। पश्चिमी जिला पूछे तो जैसलमेर। पश्चिमी जिला पूछे तो कौन सा है विद्यार्थियों? जैसलमेर। उत्तरी पूछे तो श्रीगंगानगर। उत्तरी पूछे तो कौन सा है? श्रीगंगानगर। और पूर्वी पूछे तो धौलपुर। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है? बिंदु पूछा है। बिंदु का अर्थात पॉइंट अर्थात गांव। तो बिंदु पूछा, ये तो जिले हैं। दक्षिणी जिला पूछे तो बांसवाड़ा, पूर्वी पूछे तो धौलपुर, उत्तरी पूछे तो श्रीगंगानगर और पश्चिमी पूछे तो जैसलमेर। लेकिन उसने हमसे बिंदु पूछा है। तो दक्षिणी बिंदु कोड़ा गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव, बोरकुंडा गांव। देखिए विद्यार्थी दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा गांव। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव, जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा जिले में। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा। याद कैसे करना है? कुंड हमेशा नीचे रहता है। कुंड सामान्य जमीन से कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो नीचे राजस्थान के नीचेतम क्या है? बोरकुंडा। बोरकुंडा मिड पॉइंट, नीचे का डाउन पॉइंट। तो बोरकुंडा क्या है? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। पूर्वी पूछे तो पूर्वी बिंदु है हमारा सिलाना। पूर्वी बिंदु कहाँ है? सिलाना। पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना, जो कहाँ पड़ता है? धौलपुर जिले में। पूर्वी बिंदु पूछे तो सिलाना है, जो कहाँ पड़ता है? धौलपुर जिले में। और उत्तरी बिंदु पूछे, उत्तरी बिंदु पूछे आपसे
तो उत्तरी है कोणा, उत्तरी कौन सा है विद्यार्थियों? कोणा। उत्तरी बिंदु पूछे तो कौन सा है? कोणा। और पश्चिमी बिंदु पूछे तो कटरा है, पश्चिमी बिंदु पूछे तो कटरा है, पश्चिमी बिंदु पूछे तो क्या है? कटरा है। देखिए इस तरीके से समझिए आप कि दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा है, जिला बांसवाड़ा है। पूर्वी बिंदु क्या कौन सा है? शिलानायक, जिला धौलपुर है। और पश्चिमी बिंदु पूछे तो जैसलमेर है, जिला जैसलमेर है। और बिंदु कौन सा है? कटरा है। और उत्तरी जिला, उत्तरी पूछे हमसे बिंदु तो कोणा बिंदु है और श्रीगंगानगर जिला है। चलिए विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर क्या है? बोरकुंडा है। इसका उत्तर क्या है विद्यार्थियों? बोरकुंडा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हमारे। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? हमसे प्रश्न पूछा है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए विद्यार्थियों, हमें ऑप्शन दिए अर्णुराज ने, हमें ऑप्शन दिया अर्णुराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और अजय राज ने। अर्णुराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और अजय राज ने। देखिए विद्यार्थियों, आना सागर झील, आना सागर झील कहाँ है विद्यार्थियों? पुष्कर में है। आना सागर झील कहाँ है विद्यार्थियों? पुष्कर में। आना सागर झील कहाँ है? पुष्कर में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया अर्णुराज ने। निर्माण किसने करवाया विद्यार्थियों? अर्णुराज ने। तो आना सागर झील पुष्कर वाली का निर्माण किसने करवाया? अर्णुराज ने। आना सागर झील कहाँ है? पुष्कर में। निर्माण किसने करवाया? अर्णुराज ने। चलिए विद्यार्थी अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है, गोयल वंश अपने आप को किसके दीवान मानते थे? गोयल वंश अपने आप को किसके दीवान मानते थे? ऑप्शन है हमारे एकलिंग जी का, बप्पा रावल जी के और ब्रह्मा जी के। गोयल वंश अपने आप को किसके दीवान मानते थे? एकलिंग जी के, बप्पा रावल के या ब्रह्मा जी के? देखिए विद्यार्थियों, जो गोयल वंश है वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानता है। गोयल वंश अपने आप को किसका दीवान मानता है? एकलिंग जी का। क्यों मानता है? इसकी एक कहानी है विद्यार्थियों। जो बप्पा रावल है वो हरित ऋषि के शिष्य हुए हैं। बप्पा रावल किसके शिष्य हुए हैं विद्यार्थियों? हरित ऋषि के। तो हरित ऋषि ने बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया था कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारा वंश पूरा हमेशा सलामत रहेगा। उस आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 734 ईस्वी में। कब? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। मौर्य समाज था चित्तौड़गढ़ में, कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। मौर्य वंश को हराया और बप्पा रावल ने अपना अधिकार किया 734 ईस्वी में। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने किस पे? चित्तौड़गढ़ पर 734 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया था। जब से जो मेवाड़ वंश है वो सर्वाधिक गोइलों का उस पर अधिकार रहा है। मेवाड़ वंश पर किसका अधिकार रहा है? गोइलों का। क्यों? क्योंकि हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पे हमेशा आपकी सत्ता रहेगी। और हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय से संबंधित थे। हरित ऋषि किस संप्रदाय से? लकुलिश। हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय से संबंधित थे। और ये लकुलिश संप्रदाय भगवान शिव भगवान को मानता है, भगवान शिव को मानता है, महादेव को मानता है। तो लकुलिश संप्रदाय से कौन संबंधित थे? हरित ऋषि। और हरित ऋषि किसके गुरु थे? बप्पा रावल के। बप्पा रावल ने क्या किया? 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया। तो बप्पा रावल ने सबको बताया, बप्पा रावल ने सबको बताया। क्या बताया? कि हरित ऋषि जी ने मेरी भगवान से मुलाकात करवाई, हरित ऋषि जी ने मेरी भगवान से मुलाकात करवाई और मुझे आशीर्वाद दिलवाया। तो इस बात को पूरा मेवाड़ वंश, पूरे गोयल वंश मानता है। इसलिए बप्पा रावल एकलिंग जी के दीवान है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी नागदा में, कहाँ? कैलाशपुरी नागदा में, कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? बप्पा रावल ने। क्यों करवाया? क्योंकि उन्होंने उनके आशीर्वाद से क्या जीता? मेवाड़। क्या जीता विद्यार्थियों? मेवाड़ जीता। चलिए अच्छा हो गए विद्यार्थियों आज के प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थियों, ये था हमारा एक कंसेप्ट, एक प्रश्न 4 ऑप्शन, उससे संबंधित चारों के आपको सॉल्यूशन हम उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन चल रही है, इस चक्कर में मैं आपसे रोज रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके समक्ष एक मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हो जाता हूँ। आज मुझे समय मिला था तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, और आगे भी मैं इसी तरह जब तक बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं आपके लिए बीएसटीसी का मॉडल पेपर लेकर आता रहूँगा। आप अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए और आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बीएसटीसी का जो प्री एग्ज़ाम है, प्री डीएलएड का जो एग्ज़ाम है, इसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें।
चलिए विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं अंकित भार्गव क्यूज कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।